केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कील मुहासे यानी कि एक्ने वल्गेरिस के इलाज के बारे में। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको कील मुहासे होते देखते हैं, अपने को ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्या इसको कौन सी क्रीम दो, कब कौन सी देनी चाहिए, कब कौन सी नहीं देनी चाहिए। सारे डाउट्स इसमें आपके क्लियर होने वाले हैं। एंड तक बने रहना, काफी ये इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो एक्ने वल्गेरिस में मैं बताऊं तो जैसे आप ये डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। उसको एक तो पहचानना बहुत जरूरी है कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, किस टाइप के इसको एक्ने है। ठीक है, ये आप देख लीजिए डायग्राम में। तो एक्ने वल्गेरिस क्या होता है? एक्ने वल्गेरिस कॉमन कंडीशन, स्किन कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे जो ऑयल होता है ना, जो अपने ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है, जिसको सेबम बोलते हैं, जिसमें थोड़ा हल्की फुल्की मिट्टी और ऑयल ही मिक्स होकर के वो उसको क्या कर देते हैं, जो छेद होता है ना जिससे हेयर फॉलिकल निकलता है, उसको बंद कर देता है। तो डेड स्किन सेल्स हो जाती है, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिससे उनसे पिंपल्स बन जाते हैं, काले काले निशान बन जाते हैं, सफेद निशान बन जाते हैं। सिस्ट मतलब कि उसमें कई बार मवाद वगैरह बन जाती है, वो फूटने लगते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये फेस पे भी हो सकता है, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे और बैक पे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये होता है एक्ने वल्गेरिस। उसके बाद में इसकी कोजेस की बात करते हैं कि किस वजह से ये होता है। ठीक है, तो एक्सेस सेबम प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा सेबम, ऑयली स्किन जो होती है, बार बार मतलब मिट्टी लगी हुई है, ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां से क्या होता है, जो छेद होते हैं वो क्लोग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे उसमें जो क्या होता है, जो मिट्टी एक्यूमुलेट हुई है वो पिंपल बन जाती है। हार्मोनल चेंजेस प्यूबर्टी एज में चेंज होती है, या फिर मेंस्ट्रुएशन में चेंज होती है, या फिर प्रेगनेंसी में चेंज होती है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो उसको मतलब कि एक्ने होने की चांसेस बढ़ा देती है। बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो होती है वो उसकी वजह से जो एक्ने हो सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जो क्लोग्ड हुई है स्किन, वहां पे बैक्टीरिया की मतलब की ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेड स्किन सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से पिंपल्स बन जाते हैं। जेनेटिक, अगर किसी को मतलब की हिस्ट्री रही है फैमिली में कि ये एक्ने वल्गेरिस की, तो वो आगे भी हो सकती है। डाइट, अगर बहुत ज्यादा आप ऑयली फूड वगैरह खाते हो तो इन सबसे हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है, आपको एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये है सारे कोजेस एक्ने वल्गेरिस के बारे में। उसके बाद में जो मेन बात आती है वो है ट्रीटमेंट थेरेपी। ठीक है, कि आखिर किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस प्रकार के एक्ने में कौन सी क्रीम देनी है, क्या क्या दवाइयां देनी है, कब देनी है, कब नहीं देनी है, क्या क्या उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं कोमेडोनल एक्ने। कोमेडोनल एक्ने की मैं बता दूं आपको कि जो जिसको ज्यादा मतलब कि ज्यादा जो पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स जैसे ज्यादा फुंसियां नहीं होती हैं, मतलब कि ज्यादा जैसे रेडनेस और जिसको बड़ी बड़ी जैसे फुंसियां हो जाती है ना, वो नहीं होती। यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक से हेड से देखने को मिलते हैं। तो ये एक माइल्ड केस है। ठीक है, माइल्ड केस है, तो इस केस में आपको क्या ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको कोई भी इस तरीके का इन्फेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खुले और जो बंद जो एक्ने है, जिसमें अंदर व्हाइट और आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ग्रोथ वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में अपने को क्या करना है, तो आपको सबसे पहले यूज करना है जेल ट्रेटेनोइन, जो कि एक ही रेटेनोइड ड्रग है। ठीक है, जो ट्रेटेनोइन होता है ये इसके अंदर आपको यूज करने, ताकि जो स्पोर्स हैं जो खुले हुए हैं उनको क्लीन करेगी, जो बंद स्पोर्स हैं उनको खोलेगी और फिर उनको क्लीन करती है। तो यहाँ पे अपन जेल भी यूज कर सकते हैं और क्रीम भी यूज कर सकते हैं। जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए क्रीम आप यूज कर सकते हैं, अगर किसी की स्किन ज्यादा ऑयली है तो उसके लिए आप जेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेल ट्रेटेनोइन, देखो ट्रेटेनोइन जो ड्रग होती है वो कहीं पे भी किसी भी क्रीम में आपको देखने को मिले, मोस्टली उसको नाइट को लगाना होता है, क्योंकि उसको लगाने के बाद में आपको धूप में
नहीं निकलना है, इसलिए इसको नाइट को यूज करते हैं। तो इसको आप दिन में सिर्फ एक बार लगाएंगे, वो भी रात को सोते समय। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है डेप्सोन। ठीक है, डेप्सोन जेल को अपन इसके साथ में यूज कर लेते हैं ताकि फर्दर आपको ये जैसे एक्नेज अभी तो नॉर्मल या माइल्ड केस है, ये और ना बढ़े, यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और जो बैक्टीरिया उसको ग्रोथ होने से रोक सके, उसके लिए डेप्सोन जेल जो होती है उसको आप सुबह हाथ मतलब अच्छे से मुंह धो करके किसी भी साबुन से, जैसे बेबी जॉनसन वाला साबुन आता है ना, वो काफी अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए, उससे आप उसको अपने माउथ को मतलब कि मुंह को अच्छे से धो के और उसके बाद में आप डेप्सोन जेल का यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे आपको दिन भर में बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उससे प्रिवेंशन मिलेगी कि बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे नहीं होगी। तो अगर कोमेडोनल एक्ने इस प्रकार के, जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में आपको दिखाया, इस प्रकार से है, तो आपको सिर्फ ये इतना ही देने की जरूरत है और धीरे धीरे अगर आप उनको यूज करेंगे तो 10-15 दिन में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और महीने 2 महीने में आप इन दोनों जेल्स को यूज करेंगे तो ये जो एक्ने है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पेपुलोपुस्टुलर एक्ने विदाउट स्कार। ठीक है, ये इसके अंदर 2 वर्ड है, पेपुलोपुस्टुलर मतलब पेप्यूल्स और पुस्टुल्स। पेप्यूल्स मतलब वो होते हैं जिनके अंदर जैसे ये फुंसी आपको दिख रही है, ये रेडनेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस मवाद नहीं है। और पुस्टुल जो होता है ये यहाँ पे मवाद बन चुकी है। इसके बाद में सिस्ट भी होता है कि जैसे अगर ये फूट जाता है, जैसे जिसमें मवाद ये फूट बन जाता है, स्कार वहां पे बन जाता है, तो उसको सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले पहचानना है कि अगर उसको प्रॉब्लम क्या हो रखी है। अगर पेप्यूल या पिस्टूल टाइप की एक्ने है लेकिन वहां पे स्कार मतलब कोई भी जैसे फूटा नहीं है, लेसन मतलब कि वहां पे घाव नहीं है, तो उस समय आपको क्या ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पेपुलोपुस्टर के लिए आपको बीपीओ प्लस रेटिनोइड का कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत है। बीपीओ प्लस रेटिनोइड कॉम्बिनेशन में बीपीओ मतलब बेंजाइल पेरोक्साइड और जो रेटिनोइड के अंदर ट्रेटिनोइन आता है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको यूज करना पड़ेगा आपको एक्नेस को, ताकि वो उसको अच्छे से क्लीन कर सके। ट्रेटिनोइन का काम है। ठीक है, और ये यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म कर सके। ठीक है, और जो वहां पे जो फर्दर जो कोई भी पिस्टूल वगैरह बने उसको बनने से रोक सके और अच्छे से क्लीन करके वहां पे जो इन्फ्लामेशन हो रखा है, रेडनेस हो रखी है, सूजन जो हो रखा है उसको खत्म करे। ठीक है, उसका काम होता है बेंजाइल पेरोक्साइड का। तो इन दोनों को आप यूज करेंगे, सेम उसको आपको ओडी दिन में एक बार लगाना है, वो भी रात को सोते समय आपको लगाना है ताकि पूरी रात भर आपके चेहरे पे रहे और अपना एक्शन कर सके। ठीक है, लोकल एक्शन होता है, बहुत ही फास्ट इसका काम होता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे आता है क्लिंडामाइसिन जेल। क्लिंडामाइसिन जेल का आपका यूज करना है क्योंकि जो पुस्टूल बने हैं, ठीक है, पुस्टूल जो मैंने बताए थे वहां पे कुछ रेडनेस हो रहे हैं, कुछ उनमें पस क्रिएट हो चुकी है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब कि बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे हो चुकी है। उस बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करने के लिए सुबह जैसे आप ये रात को ये लगा के सोओगे, सुबह उठ के और आपको अच्छे से मुंह धोने के बाद में क्लिंडामाइसिन जेल, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम क्या है, जब वहां पे जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रखे हैं, ठीक है, उनको पहले तो ग्रोथ होने से रोकेगी, दूसरा उनको किल करेगी। ठीक है, वहां पे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है ना उसको खत्म करेगी। ठीक है, तो इसको एक तरीके से आपको क्लिंडामाइसिन जेल को सुबह यूज करना होता है। आपको पूरे दिन भर आपके चेहरे पे लगा के रहेगी, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने से रोकेगी और बैक्टीरिया जो वहां पे प्रेजेंट है उनको खत्म कर देगी। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरिया के लिए आपको सिस्टेमिक मतलब ओरल रूट के लिए आपको ड्रग लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की जो ड्रग होती है उनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उनका स्किन के केस में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और जो टेट्रासाइक्लिन में अगर मैं बात करूं ग्रुप में, तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की जो कैप्सूल आती है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसको अपन एक सुबह और एक शाम को ये कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है, 10-15 दिन के लिए, बाद में धीरे धीरे इसकी डोज को रिड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पे आप 200 mg पर डे अपन दे रहे हैं, उसके बाद में आप जो 50-50 mg ट्वाइस आप इसको दिन में देंगे और धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते जाते हैं जब तक कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ और जो इन्फेक्शन है वो खत्म ना हो जाए। जैसे ही वो खत्म हो जाता है उसके बाद में सिर्फ इन जेल्स को यूज करते हैं और वो धीरे धीरे इनको भी मतलब कि ये इसको मैनेज करते हुए जैसे ही वो एक्ने सारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इनको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डॉक्सी जो कैप्सूल होती है एंटीबायोटिक उसका भी यूज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टमिक रूप से जाकर के और काम कर सके।
उसके बाद में आता है पेपुलोपुस्टुलर एक्ने विद स्कार। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, बीपीयू विद रेटिनोइड, क्लिंडामाइसिन जेल और कैप्सूल डॉक्सिन। इसको इतनी जरूरत है क्योंकि वहां पे जो है किसी प्रकार का लेसेंस नहीं, मतलब कि कोई घाव नहीं है, कोई स्कार नहीं है, तो उसमें आपको बाकी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद में लेकिन अगर वहां पे स्कार है, जो है वो घाव जो है वो फूट चुके हैं, कुछ मतलब कि पोस्टूल्स जो रखे हैं, कुछ से पस बाहर आ रही है, वो वहां पे इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज्यादा डर है, तो उस जगह पे आपको क्या यूज करना है? तो उसके लिए आपको जेल सी मतलब क्लिंडामाइसिन और बेंजाइल पेरोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन की जो जेल आती है वो आपको यूज करनी होगी। ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन और बेंजाइल पेरोक्साइड जो जेल होती है, यहाँ पे क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक का काम करेगा जो मैंने बताया था, बेंजोल पेरोक्साइड वहां पे इन्फ्लामेशन वगैरह जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके लिए यहाँ पे काम करेगा। तो इस जेल को आपको मॉर्निंग में मतलब कि मुंह को फेस वॉश करके फेस को अच्छे तरीके से धो के फिर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको लगाना है, दिन में सिर्फ आपको ये एक बार लगानी होती है। ठीक है, तो ये जेल आपको यूज करनी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या आपको एडेप्लिन की जो जेल आती है, ठीक है, उसको आपको यूज करना, जो 0.1% की आते हैं ना, उसको भी आपको दिन में एक बार यूज करेंगे। इसको आप शाम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडिप्लिन की जो जेल होती है ये यहाँ पे काम करेगी, जो आपका स्किन का जो कलर हो रखा है ना, वो वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन की जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो वहाँ पे ये जो पिस्टूल्स जो होते हैं, जो पे फुंसिया जो है वो ठीक होंगी, तो वहाँ पे कलर का इफेक्ट आपको आएगा, तो उस कलर को ठीक करेगा। ठीक है, और वहां पर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको वापस से फैलने से रोकने का ये काम करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए इन दोनों को यूज किया जाता है। इसको भी दिन में एक बार लगाना है आपको, सुबह शाम को लगा सकते हो, इसको भी दिन में एक बार सुबह शाम को आप लगा सकते हैं। तो इन दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा जेल को। उसके बाद में टैब रोक्सिथ्रोमाइसिन एक जो न्यू एंटीबायोटिक है स्किन केयर के अंदर, जिसको यूज किया जाता है। तो रोक्सिथ्रोमाइसिन की जो पहले इसकी जगह पे एजिथ्रोमाइसिन या फिर जो इरिथ्रोमाइसिन को यूज किया जाता था, लेकिन इसका इफेक्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए आपको सिस्टमिक एंटीबायोटिक, ठीक है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक में आपको रोक्सिथ्रोमाइसिन यूज करनी पड़ी। अब यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन क्यों यूज नहीं कर रहे, उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो रोक्सिथ्रोमाइसिन को आपको दिन में सिर्फ एक बार आपको यूज करना है। 150 mg की टैबलेट आप देंगे तो सिस्टमिक जाकर के ये यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, जो यहाँ पे पस्टूल जो पस क्रिएट हो, जो स्कार हो चुकी है, वहां पे इंटरनली जो इन्फेक्शन वगैरह फैल रहा है, तो उसको जाके खत्म करती है। तो यहाँ पे ये टैबलेट आपको यूज करनी है। उसके बाद में 4th नंबर पे कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है, ये जो कैप्सूल है आइसोट्रेटिनोइन, ये जो स्किन केयर के अंदर सबसे बेस्ट ड्रग जो है, ठीक है, कैप्सूल वो है आइसोट्रेटिनोइन। लेकिन इसको आपको ये नहीं है कि हल्की फुल्की प्रॉब्लम है आपको इसको यूज कर लिया। आइसोट्रेटिनोइन का आपको ये यहाँ पे जो अपन ने पहले जो नॉर्मल माइल्ड केसेस में आपको टॉपिकल यूज करना है, जो मैंने क्रीम बताई थी जिसके अंदर ट्रेटिनोइन आता है। आइसोट्रेटिनोइन की जो कैप्सूल होती है इसको आपको यहाँ पे यूज करना है। तो अगर आप 12 साल या 10-12 साल 8-12 साल का, तो वहाँ पे 10 mg एक ही कैप्सूल यूज कर सकते हैं। या फिर कोई एडल्ट है जिसकी 20-22 उम्र है, तो 20 mg पर डे आपको यूज करनी है। तो आपको ये कैप्सूल सिर्फ एक बार देनी है। आइसोट्रेटिनोइन क्या काम करता है, यहाँ पे सारे जो स्कार्स जो रखे हैं, जो वहाँ पे लेसन जो रखे हैं, उनको ठीक करके उनको क्लोज करता है, और जो स्किन का जो कलर है उसको ठीक करता है, और जो ओवरऑल स्किन की जो टोन होती है ना, उसको काफी जल्दी ये ठीक करता है। और जो ये एक्ने वगैरह या किसी भी प्रकार की फोड़े फुंसी है ना, उनको ट्रीट होने के लिए फास्टर एक्शन करता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आइसोट्रेटिनोइन अपने को यहाँ पे यूज करना है। मैंने बताया था यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन क्यों यूज नहीं करके। अगर आइसोट्रेटिनोइन अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ अपन टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं कर सकते, डॉक्सीसाइक्लिन अपन यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे रोक्सिथ्रोमाइसिन यूज करना है। तो आइसोट्रेटिनोइन आपको ध्यान रखना है, जब सीवियर कंडीशन आ जाती है, स्कार जहाँ पे मवाद वगैरह बनने लग गई है, एक्नेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो आइसोट्रेटिनोइन आपको यूज करनी है। उसके बाद में
बात आती है एंटी एंड्रोजन पिल। यहाँ पे मैंने फीमेल इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसको सिर्फ फीमेल में यूज करना है। अब एंटी एंड्रोजन पिल जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव आप समझ गए होंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको यूज किया जाता है। अब इसको अपन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन के अंदर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें तो आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है आइसोट्रेटिनोइन को, आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट है तो उसमें आपको आइसोट्रेटिनोइन देना ही नहीं है। अगर वो लैक्टेशन मतलब कि बच्चे को दूध पिलाते तब भी आपको नहीं देना है। लेकिन अगर कोई फीमेल है जो कि मतलब फर्टाइल है, कि अभी शादीशुदा है और उसको आपको लग रहा है कि इसको ही प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी हैं, तो वहां पे आप उसको कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे के मतलब कि बहुत सारे उसके अंदर माल इन्फॉर्मेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आइसोट्रेटिनोइन की वजह से। तो इसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती है फीमेल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रोजन पिल आपको यूज करनी है अगर फीमेल है, आपको लगता है कि उसको प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, तो उस जगह पे आपको इसको यूज करना है, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आइसोट्रेटिनोइन के केस में। उसके बाद में अगर वहां पे जो पस्टूल्स जो मैंने बताया वहां पे पस बन गई है, पस में भी इन्फेक्शन फैल रहा है, ज्यादा लेसेंस घाव गहरे हैं, तो उस जगह पर भी आप उसको प्रेडनिसोलोन यूज करना है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। स्टेरॉइड को अपन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो घाव है वो जल्दी से भर सके, और हल्का फुल्का लोगों को अगर पेन है तो वो पेन को भी खत्म कर सके। तो यहाँ पे प्रेडनिसोलोन अपने को स्टेरॉइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक और कारण है यहाँ पे यूज करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसकी डोज की अगर मैं बात करूँ तो अपन पर डे इसको 30 mg दे सकते हैं, ठीक है, मतलब दिन में 3 बार इसको 10-10 mg अपन दे सकते हैं। तो शुरुआत में 2 हफ्ते के लिए आप इसको 3 बार देंगे, उसके बाद में आप इसको दिन में 2 बार देंगे। ऐसा करके आप उसको 2 मंथ तक के लिए ये प्रेडनिसोलोन आप उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेडनिसोलोन यूज करने का एक कारण और, अब आप कहीं आइसोट्रेटिनोइन यूज करते हैं अपन, तो अगर वो इनको ट्रीट करने में फेल होते हैं तो कई बार क्या होता है कि कंडीशन और ज्यादा वर्सन हो जाती है, ठीक है। तो इस वर्सन कंडीशन को रोकने के लिए, ठीक है, कई बार अगर किसी अपन ने कोई ट्रीटमेंट दिया ना, उसकी फेलियर की वजह से कंडीशंस और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे प्रेडनिसोलोन यूज की जाती है, स्टेरॉइड यूज की जाती है, ताकि जो एक्नेस हो रखे हैं ना वो ज्यादा वर्सन कंडीशन में ना चले जाए। तो यहाँ पे प्रेडनिसोलोन को आइसोट्रेटिनोइन के केस में यूज करना मतलब कि कर लेना चाहिए, ताकि वो और कंडीशन ज्यादा बेकार ना हो। भले ही लो डोज आप यूज कर सकते हैं, 5 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट उसको ट्रीट कर सके, एक्ने को ठीक कर सके। तो यहाँ पे टैबलेट प्रेडनिसोलोन को आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये अगर यूज करेंगे तो आपको ये ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट को कम से कम 2-3 महीने के लिए चलता है, कंप्लीटली ठीक होने के लिए। आपको ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए प्रेडनिसोलोन देना है, बाद में इसको आपको रिमूव कर देना है। जैसे जैसे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद में आपको रोक्सिथ्रोमाइसिन को भी हटा देना है, आइसोट्रेटिनोइन को भी हटा देना है, आपको ये यूज करनी है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको इन चीजों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यूज करनी है। तो जैसे मैंने बताया जैसे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, रोक्सिथ्रोमाइसिन को हटा दीजिए, आइसोट्रेटिनोइन को हटा दीजिए, ठीक है, और प्रेडनिसोलोन को हटा दीजिए, ये ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे केस ठीक होता जाता है, जो मैंने पिछला जो ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है, माइल्ड जो ट्रीटमेंट बताया, आप उन पे जा सकते हैं। जैसे बीपी और रेटिनोइड के बाद में आप चले जाएंगे। आप कई बार देखते हो कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो 15 दिन का कोर्स देंगे, 1 महीने का कोर्स देंगे, फिर से उनको वापस बुलाते हैं, क्योंकि जो अगर उनको इन्फेक्शन खत्म हो गया है तो उनको एंटीबायोटिक अब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर उनको एक्ने में स्कार अब बिल्कुल नहीं है तो उनको वो फिर बाकी वो जेल्स भी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे विदाउट स्कार वाला ट्रीटमेंट पे वो आ जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही स्कार वगैरह खत्म हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेपुल्स भी नहीं है, पिस्टुलर भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी मवाद वगैरह नहीं है, पहले वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, फिर वो जो माइल्ड वाला जो है ट्रेटोनोइन और डेप्सोन, इन सब को यूज करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये लोअर केसेस पे आ जाते हैं और फिर उनको कंप्लीटली छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है कील मुहासे जो होते हैं, एक्ने वल्गरिस होता है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि किस केस में आपको क्या क्या चीजें देनी होती हैं, ठीक है।
उसके साथ में ट्रीटमेंट के साथ में कुछ चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसको ध्यान रखना है कि आपको मुंह को कम से कम दिन में 4 से 5 बार धोना है, ठीक है। आपको किसी भी एक्ने को पंक्चर नहीं करना है, फोड़ना नहीं है उसको कि उससे पस बाहर आ गई, ऐसा आपको नहीं करना है। इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। ऑयली फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। आपको वेरी माइल्ड केस अगर है वहां पे तो किसी भी ड्रग की देने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 फुंसी हो रही है, फिर वो अगर आपके पास कोई कंप्लेन लेके आता है तो उसको ड्रग मत दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। खान पान उसको ठीक करिए, बोलिए फूड अवॉइड कीजिए आप ऑयली फूड, और वो धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा कंडीशन आती है तो उसमें मैंने बता दिया ट्रीटमेंट कैसे यूज करना है। तो कील मुहासे एक्ने वल्गरिस के बारे में जो भी आज हमने आपसे बात की, जिस ट्रीटमेंट के बारे में, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको किसी फर्दर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। देखो, एक्ने वल्गरिस की अगर मैं इसको फुल डिटेल में बात करूँ ना कि किस जगह कौन सी ड्रग क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है, कौन सी मतलब, तो उसके लिए ना बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। इसके लिए 2-3 क्लासेस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सारी मतलब बहुत डिटेल में है डर्मेटोलॉजी, तो जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।